गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट तो अभी तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऐसा समझ लो कि बैंड बजा रखा है, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, रीज़न बिहाइंड द सीन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बोल दो या इस चीज़ को कहीं से भी रिलेट कर लो, तो ये सारी चीज़ें तो चल रही है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना सकता। एक आदमी अगर नुकसान करता है तभी दूसरा आदमी प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना इसमें ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे सोना चांदी की। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग काफ़ी टाइम से सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं और अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ है जो ही पोजीशन हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। ऐसा क्या है क्या नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है, 4-5 पॉइंट में कवर कर देता हूँ, आपको हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएँ। दी वेरी फर्स्ट तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इंडिया का जो कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर्स में, ठीक है, अगर चांदी या सोने की खपत इंडिया में उतनी नहीं है, इंडिया कोई मतलब ऐसा बोल दूँ ना कि इंडिया की खपत से इसके प्राइसेस को कोई घंटा ही फर्क ना पड़े। बेसिकली क्या होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का खेला रहता है पूरा का पूरा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस ऊपर रहेंगे, डिमांड कम है तो प्राइसेस नीचे रहेंगे। तो ओवरऑल अगर इंडिया की मैं बात करूँ, चाहे होली आओ, चाहे दिवाली आओ, चाहे कोई भी त्यौहार वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, जितना कंजम्पशन यहाँ पे होता है ना, उससे इसके प्राइसेस को कोई भी लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ दिमाग में गांठ बांध लो। ठीक है, अब बात क्या है कि एक्चुअल में ये इतना बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो दी वेरी फर्स्ट तो इसमें 4-5 रीज़न है। 4-5 रीज़न में दी वेरी फर्स्ट जो रीज़न है वो ये हो रहा है कि रुपये टूट रहा है। ठीक है, रुपया गिर रहा है। रुपया गिराने में भी इस बार तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये गिराना भी एज ऑफ नाउ ज़रूरी है। अगर जितना ज़्यादा टैरिफ लगेगा, सिंपल सा चीज़ है, रुपया और गिरता हुआ क्यों लग रहा है, लॉजिकल रीज़न देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यूएस को अगर मैं कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 50% टैरिफ मेरे पे अभी लग रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब मेरे को अगर एक्सपोर्ट फिर से बढ़ाना है, एक्सपोर्ट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे को रुपए की वैल्यू डिमिनिश करनी पड़ेगी, डाउन करनी पड़ेगी, जिससे टैरिफ का इम्पैक्ट है जो बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने कॉस्टिंग में तो कोई फ़र्क आने से रहा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यहीं पे बन रही है, तो यहाँ की कॉस्टिंग वही रहने वाली है। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट है, लेकिन डॉलर को तो यहाँ पे कम पेमेंट करना पड़ रहा है। वहाँ पे जो चीज़ डॉलर्स में हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो कम डॉलर्स आएंगे तो भी अपना रुपया बराबर हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो रुपये का गिरना भी एज ऑफ नाउ ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा रुपये गिरेगा उतना ही ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बेसिकली पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट एक बेस पे चलता है। तो ग्लोबली जितना इसका कंजम्पशन है, जिस हिसाब से प्राइस होता है, तो वो एक पहला रीज़न ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चांदी की बात करूँ, तो चांदी की जो आज की डेट में इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिली है। क्योंकि पहले जो चांदी की खपत थी वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसा समझ लो कि चांदी के बर्तन हो गए, चांदी के यूटेंसिल्स जो हो गए, उसके अलावा चांदी की ज्वेलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं बनते थे सिर्फ और सिर्फ। तो उस हिसाब से अगर देखें 30,000, 40,000, 70,000 के भाव वो चांदी के 1 kg के सफिशिएंट थे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो चांदी जो मेटल है, जो सिल्वर मेटल है, वो अगर आप देखोगे जो ईवीज़ हो गए या फिर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हो गए, तो इनमें क्या है कि इसका यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो पहली चीज़, डिमांड तो भयंकर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रुपए गिर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ ये गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट जरिया लगता है सबको, और सब लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसी को देखते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें सब लोग देखते हैं, गोल्ड सिल्वर एक ही कैटेगरी हो गया, लैंड, और तीसरा जो है वो हो गया एफडीज वगैरह या फिर इंश्योरेंस वगैरह। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आज की डेट में जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, तो स्टॉक मार्केट उतना रिटर्न नहीं दे रहा। पिछले 1 साल से जो निफ्टी ने जो रिटर्न दिए हैं वो -1% के आसपास का रिटर्न दिया है। दैट मीन्स 0% चेंज समझ सकते हो हम उसको, और 1% अगर डाउन हुआ है तो दैट मीन्स हम लोगों ने कहीं ना कहीं 8 से 10% का नुकसान कर लिया, जो अपने को एफडीज वगैरह में मिलता रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें, अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स अगर वो रिटर्न नहीं देंगे, अगर वो रिटर्न नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट में जो बचता है तो बॉन्ड यील्ड्स बचता है, या बॉन्ड यील्ड से अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में मिलता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक हैवी डिमांड देखने को मिल रही है। ये तीनों रीज़न जस्टिफाई करते हैं इनके प्राइसेस को, और ऐसा दिख भी रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर में एक और अच्छी तेज़ी अपने को देखने को मिल जाए। ठीक है, अब रही बात दूसरी, जब मैंने आपको ग्रुप में बोला था कि 1,40,000 भाव मेरे को होता हुआ दिख रहा है इस साल के अंदर अंदर सिल्वर का, ठीक है, फिर भी हम लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, वो चीज़ को भी अपने कवर कर लेंगे अभी।
एज ऑफ नाउ अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं, तो सिंपल सा है, किसी को कुछ नहीं पता, इस मार्केट में सब लोग रॉन्ग पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एज ऑफ नाउ सब लोग गलत पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो तेजी आएगी तो वो पोवेल अंकल आ रहे हैं, पोवेल अंकल 2 स्टेटमेंट देंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेंगे, उतने में तो भाई साहब फटक ऊपर नीचे कहीं भी पता ही नहीं चलता। तो वो चीज़ें पूरा का पूरा डिपेंड है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अमेरिका ट्रम्प पे डिपेंड है, जितना वॉर चलेगा उतना इस पर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। अभी जैसे मान लो खबर आ जाए ट्रम्प के थ्रू या अमेरिका के थ्रू खबर आ जाए कि अब सब देशों में शांति है, सबका सेटलमेंट हो गया, तुरंत का तुरंत मैं आपको बोल रहा हूँ तत्कालीन प्रभाव से गोल्ड और सिल्वर में लोअर सर्किट लगेगा। इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा कि लोग उसका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली वो चीज़ है। अब उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर वो टेंशन्स बढ़ती है, टेंशन्स बढ़ेगी तो इसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ इसमें चार्ट पैटर्न फेल है, सारी चीज़ें फेल है, A to Z चीज़ें फेल है। डिमांड, सिल्वर की डिमांड हैवी है, तो सिल्वर का कहीं ना कहीं मैं इस साल के अंदर अंदर 1,40,000 के भाव देख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि इतने लोगों की जो पोजीशन है वो लगभग सब लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। शॉर्ट करने का एक और रीज़न हो गया कि चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी थी, ऐसा समझ लो कि पहले 70,000 से 1 लाख तक की रफ्तार पकड़ी थी, 95,000 97,000 से वापस नीचे आई थी 83,000 तक। ठीक है, 83,000 आई थी, उसके बाद वापस ऊपर गई थी लगभग ऐसा समझ लो 1,04,000 1,05,000, और वहाँ पे 2 लोअर सर्किट लगे थे। लोअर सर्किट लगने के बाद सीधा चांदी आई थी 83,000, और 83,000 से चांदी ने एक तरफी मूव दिया। एक तरफी जो बोलते हैं ना कि वापस पीछे मुड़ के नहीं रहेगा। 83,000 से जो चांदी भागी है वो भागते आज की डेट में कल 3% तेज होकर लगभग 1,23,000 और हाजिर में 1,25,000 के आसपास की चांदी हो चुकी है। दैट इज 1.25 लाख की चांदी। ठीक है, जो हमारे वो टर्म्स है। तो अब क्या हो रहा है ना कि उस वक्त मैंने खुद ने शॉर्ट करी, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मैं शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा हूँ, लग रही तेजी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रॉन्ग पड़ जाओ, उसको आपको सही करने की अगर आप में कैपेबिलिटी है तभी आप स्टॉक मार्केट में आओ, वरना आप स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज़ मार्केट में आओ ही मत। मुझे पता है मैं यहाँ पे रॉन्ग हो चुका हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे को यहाँ से निकलना कैसे है। ठीक है, मतलब आपका टैलेंट कब समझ में आएगा? आपका टैलेंट तो तभी समझ में आएगा ना कि जब आप एकदम लॉस में हो फिर भी एकदम पैशनेटली काम करके आप उसमें ट्रेड को प्रॉफिट में निकाल पाओ। तो वो चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन में बैठे हो, ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, पहली चीज़ तो मैं ये बोल देता हूँ, सिक्योरिटीज़ मार्केट या फिर ये जो अपने ये कॉमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, बूथे से बाहर कभी नहीं करना चाहिए। जितना आपकी चादर है उतने पैर फंसाने चाहिए। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कभी काम ही नहीं करना चाहिए उतना उस लेवल पे जिसमें आपको लॉस बुक करना पड़े, क्योंकि जो रीजनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा जिस हिसाब से हम लोग करने वाले और जो कर भी रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ ऐसा है कि पैसे का जोर रहेगा तो आपको कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी नुकसान दिलवा नहीं सकता। ठीक है, अब बताता हूँ क्या है कि हम लोगों ने 98,000 के आसपास हम लोगों ने सिल्वर शॉर्ट करी थी 1 kg। ठीक है, अब 1 kg शॉर्ट करी थी, ऊपर में भाव आ गया 1,13,000 1,15,000 1,17,000 पर kg। कितना लॉस लग रहा है वो भी अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 117 माइनस 98 लगभग पर केजी के हिसाब से 19,000 का लॉस लग रहा है। ठीक है, किया क्या हम लोगों ने? शांति से बैठ गए, 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ रॉल ओवर किया। क्योंकि अगर आप सिल्वर का देखोगे, सिल्वर का एक ट्रेंड है या फिर सिल्वर के जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको दिखेगा कि नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वायदा है, वो 2,000 से 3,000 का गैप अप दे रहा है अपने को। ठीक है, जब हम लोग ये सेल करके रखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने शॉर्ट करके रखी है 98,000 पे मैंने शॉर्ट करके रखी है और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,01,000 का है, तो मैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होगा, फॉर एग्जांपल अभी जैसे 28 अगस्त की एक्सपायरी हुई है, तो मैं नवंबर वाले सौदे में जब घूमूंगा तो वहाँ पे मेरे को 3,000 का सीधा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ऐसा करते करते एज ऑफ नाउ जो कोस्टिंग हमारी पहुंची है वो पहुंची है 1,05,000 के आसपास, 1,04,800 1,05,800 के आसपास है। तो 1 kg का हम लोगों ने इतना तो कॉस्टिंग के ऊपर लेके आई गए। बेसिकली कैसा होता है ना कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑलरेडी आपने सेल करके रखी है, ठीक है, 98,000 का है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे वो होगा 1,01,000 के आसपास का। ठीक है, बराबर है। तो अब जब इसको आप कवर करोगे तो 98 पे खरीद के 1,01,000 पे वापस शॉर्ट कर रहे हो ना, समझ में आई चीज़? तो वो चीज़ है कि अब उसके बाद अगर 98 पे अगर आपने शॉर्ट करके रखी है, 96 जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो अगर 1,01,000 पे शॉर्ट करिए तो 98,000 आते ही आपका अपने आप सीधा मान लो कि वो अपना प्रॉफिट बन गया। तो उस हिसाब से कॉस्टिंग ऊपर आते जाती है। और अगर मैं डीपली समझाऊँ, सपोज दैट कि मैंने आज की डेट में 96,000 पे 1 kg शॉर्ट करी है, सपोज
ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें 2000 का डिफरेंस मान लेते हैं 98,000 का। अब क्या हुआ कि चांदी में 2-3 हज़ार रुपये की तेजी आ गई, तो जो 96,000 का जो प्राइस है वो कितना हो गया 99,000 उस कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ये 99 है तो नेक्स्ट कितना हो गया 1,01,000। अब मैं क्या करूँगा 99 पे बाय करके 1,01,000 पे खरीदूंगा, मतलब सेल करूंगा। तो अब जो मैंने 96 पे बेचा हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे मेरी जो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूंगा 98 पे खरीद के 101 पे मैंने वापस बेची है, तो 2000 का प्रॉफिट हो गया, प्लस 2000 में अगर बात करूं तो 98,000 मेरी कॉस्टिंग कवर हो जाएगी। इसको और डीपली समझता हूँ, जैसे 96 पे आपने सेल करके रखी है, 99 पे आपने कवर करी है, 3,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब 1,01,000 पे आपने वापस शॉर्ट कर दी, तो 1,01,000 माइनस 3,000 करोगे तो आपकी 98,000 की कॉस्टिंग आ गई होगी। मेरे हिसाब से इतना डीप मैंने समझा दिया कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 98,000 की कॉस्टिंग आ गई। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारी जो एज ऑफ नाउ जो कॉस्टिंग है जो 98 से बढ़ के ऑलरेडी 1,04,800 1,05,800 के आसपास होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अभी जो वापस एक सिनेरियो किया था, वो सिनेरियो ये हो गया कि 1,17,000 से ऊपर जब निकली हम लोगों ने 1 kg और शॉर्ट करी है। टारगेट वही है 1,40,000 तक जाएगी, लेकिन रहेंगे अगर शॉर्ट में है तो शॉर्ट में ही रहेंगे, क्योंकि लॉस घर पे लेके जाने वाला मैं इंसान ही नहीं हूँ, ठीक है। लॉस तब तक नहीं है जब तक मैंने बुक नहीं किया, ठीक है। 1 kg वहाँ पे 1 kg यहाँ पे जो मेरी कॉस्टिंग आ गई वो आ गई 1,12,000 की। अभी जो एज ऑफ नाउ जो प्राइस है वो 1,22,000 है। 1,12,000 पे मेरे पास 2 kg हो गया। अब मेरा यही टारगेट है कि जब ये 1,25,000 से ऊपर अगर जाती है 1,33,000 34,000 के आसपास या 1,40,000 के आसपास, उस वक्त मैं 2 kg और शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अब रही बात दूसरी, किसी भी चीज़ का अंत तो आता ही है, कंसोलिडेशन फेज तो आता ही है। अगर वो चीज़ को हम लोग देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ चांदी कहाँ तक चली जाएगी, लास्ट जो टारगेट एज ऑफ नाउ निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,40,000 का। अगर वहाँ तक भी जाती है तो क्या दिक्कत है भाई, बेची वहाँ पे 3-4 साल स्टैंड तो करेगी। जिस वक्त भी स्टैंड कर ली ना, उस वक्त मैं 3-3 kg के 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से पर किलो मैं ऐसे ही मुनाफा खा लूँगा, ठीक है। 1 साल में रोल ओवर नहीं करूँगा तब तक तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। मार्केट में मैं एकदम साहूकारी ब्याज बता देता हूँ 1%, दैट इज रुपया सैकड़ा प्लस मेरी रकम, ये इस हिसाब से ब्याज इजी वे में निकल जाएगा। उसके अलावा मेरे को कुछ घंटा ही नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है। रॉन्ग हो गए, यहाँ पे बैठ गए, इजी वे में बस देखते रहो, इजी वे में रोल ओवर करते रहो, पेशेंस रखो, कहीं नहीं जाएगी। लोग बोल रहे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, अरे कहीं भी चली जाए 2.5 लाख चली जाए, सपोज दैट 2.5 लाख जाएगी तो डिफरेंस बढ़ेगा। अगर डिफरेंस भी बढ़ रहा है, डिफरेंस जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से ब्याज भी बढ़ रहा है, और वहाँ जाके कहीं ना कहीं तो स्टैंड होगी। ऐसा थोड़ी है कि यार बस मतलब वहाँ जाके उसके बाद रुकेगी नहीं, सिर्फ बढ़ी रहे, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर को इतनी मूवमेंट के बाद भी ट्रैक करोगे और पिछले 20 साल का डेटा निकालोगे तो अभी तक एज ऑफ नाउ सिर्फ और सिर्फ 15% इन्होंने ब्याज दिया है, इससे ज़्यादा कोई ब्याज नहीं दिया, ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर 1-2 साल में जो तेज़ी आई है ना, वो हर साल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से आप इसमें अगर काम करोगे तो फॉर श्योर है कि आप भी इसमें मेरी तरह लॉस तो बुक नहीं करोगे और लॉस तो खाने वाले इंसान भी नहीं लगोगे। और अगर देखो भैया ऐसा है कि आपकी कैपेसिटी है सिर्फ 1 किलो की और आपने 30 किलो शॉर्ट करके रखा है, अब उसके बाद और 30 किलो शॉर्ट करके बैठे हो, उसके बाद और 30 kg का लॉट शॉर्ट करके बैठे हो, तो भैया भगवान मालिक है, मैं क्या, कोई नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। तो काम उस हिसाब से होता है, वो डिटेल वाइज हैजिंग के हिसाब से काम करना है। कांटेक्ट करो, डीएम करो, आपके पास व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जब चाहो तब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फील फ्री टू कनेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको इजी वे में मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपके पास हैवी लॉट्स है, हैवी लॉट आपने कैपेसिटी से ज़्यादा भी अगर आपने काम करके रखा है, उसमें भी अगर कुछ हो सकता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दैट इज़ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। उसके अलावा मैं कब क्या करता हूँ, मैं किस हिसाब से काम करता हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है और ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो ऑब्वियसली ऑलवेज मैं अपना ग्रुप में डिस्क्रिप्शन देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन के अलावा मैं विद प्रूफ आपको सारी की सारी ट्रेड शेयर करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ली है। तो आप भी अगर चाहो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, व्हाट्सएप चैनल पे आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी, मुझे डीएम करो, मुझे मैसेज करो। सिंपली हमारे साथ जुड़ना है, आपका डीमैट अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। वी आर डीलिंग एज ए ब्रोकर ऑल्सो, तो आपका अगर डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन है या आपका डीमैट अकाउंट हमारे पास है तो आपके लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, हमारे पास एंजल की फ्रेंचाइजी है। और उसके अलावा अगर रही बात दूसरी
अगर आप देखोगे कि आपका ऑलरेडी एंजल में अकाउंट है तो आपको अगर शिफ्ट भी करवाना है तो वो शिफ्ट भी हो जाएगा, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी स्टिल सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा गारंटीड आपका पैसा कमा के नहीं दे सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस मिल सकता है, वो आपको सिर्फ वही दे सकता है जो इसमें मार्केट में एक्सपीरियंस रखता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही दे पाऊंगा, नहीं, जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जो रेगुलर वे में काम करता है, वही आपको गाइडेंस दे पाएगा। उसके अलावा आप अगर सोच रहे हो कि किसी से भी वो पुरानी पद्धति के हिसाब से, जो पुराने ब्रोकर होते थे, हाँ ये अच्छा लग रहा है ये ले लो, उनको सिर्फ ब्रोकरेज से मतलब होता है, उनको नहीं पता कि भाई साहब आपको काम कैसे करवाना है, कि काम एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, प्राइसेस का अगर कैलकुलेशन देखेंगे ना, उनको वो नहीं पता रहता कि भाई प्राइस कैलकुलेट किस हिसाब से होता है। मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नॉर्मल सीधी सी बात है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना भी कोई है, मैंने स्ट्राइक प्राइस दिया, इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट करके बता दो इस ऑप्शन का प्राइस कितना होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको नॉलेज होना भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ नॉलेज काम का नहीं है तो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काम का नहीं है, तो उस हिसाब से है नए तरीके से काम करना पड़ता है, तभी जाके पैसा बनता है, वरना पैसा इस मार्केट में नहीं बनता। आसानी से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है वो शेयर बाजार। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो हेड्स ऑफ, आप में कुछ सीखने की ललक है। अदरवाइज मेरे को पता है कि 4-5 मिनट हुए या फिर देखा ही नहीं, तो वो है क्योंकि आज के टाइम में टाइम कोई नहीं निकालता। अगर क्वांटिटी नहीं देख के क्वालिटी देखोगे तो फॉर श्योर आपने यहाँ तक देखा, और यहाँ तक देखा है तो मैं थैंक यू ज़रूर बोलूँगा आपको। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।